देखो एक क्वेश्चन लिखो। द मैन स्टॉप्ड टू वर्क। द मैन स्टॉप्ड वर्किंग। अब यहां देखो, हमने एक वर्ब के बाद में इन्फिनेटिव लिखा, एक बार जेरंड लिखा। वर्ब हमारी सेम है, स्टॉप। अब कल हमने पढ़ा कि इन्फिनेटिव का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी ऐसे एक्शन को रेफर करना हो जो मेन क्लॉज के एक्शन वाले बाद में होगा, मतलब उससे बाद में होगा। तो इसका मतलब ये जो पर्सन है ना, ये पहले स्टॉप हो गया है, बाद में काम करेगा। अच्छा, कर क्या कर रहा होगा ये? ऐसा क्या कर रहा होगा कि इसने स्टॉप कर दिया? वो यहाँ पे पता नहीं, हो सकता है पहले से आराम कर रहा हो, खाना खा रहा हो, बातचीत कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो। लेकिन अब ये उसने वो जो भी काम पहले से कर रहा होगा वो स्टॉप कर दिया है। अच्छा, स्टॉप इसलिए कर दिया क्योंकि अब ये काम करेगा, ठीक है। तो इन्फिनेटिव अगर हम लिखेंगे तो इसका मतलब ये स्टॉप पहले हुआ है, काम बाद में करेगा, जो कि हमें पता लॉजिकल मीनिंग है और ये सही हो गया। अगर हम स्टॉप्ड वर्किंग लिख देंगे जेरेंट, तो हमें ये मान के चलना पड़ेगा ये पर्सन पहले से काम कर रहा होगा और इसने काम करना ही बंद कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों ही फिलहाल में सही है, मीनिंग अलग अलग है। यहाँ पे हमें ये मानना पड़ेगा ये पर्सन पहले से काम कर रहा था और इसने स्टॉप कर दिया काम करना। यहाँ पर ये मानने चलना पड़ेगा पहले से वो कुछ और कर रहा था जो उसने बंद कर दिया, इसलिए बंद कर दिया क्योंकि अब उसे काम करना है। तो अभी ये दोनों सेंटेंस हमारे सही है। अब इन सेंटेंस को हम थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हैं और ऐसा लिखते हैं, द मैन स्टॉप टू वर्क एंड द मैन स्टॉप टू वर्क एंड वेंट टू होम। द मैन स्टॉप्ड वर्किंग एंड वर्कड वर्कड टिल 7 PM। अब अगर हम इन सेंटेंसेस के थोड़े से कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर दें, ठीक है। द मैन स्टॉप टू वर्क एंड वेंट टू होम, तो इसका मतलब ये पर्सन पहले से काम कर रहा होगा या पहले से कुछ और कर रहा होगा? पहले से काम ही कर रहा होगा। पहले से काम कर रहा होगा, बंद करके अपने घर चला गया। तो इसका मतलब ये काम पहले से कर रहा था। अगर पहले से ये काम कर रहा था तो जेरंड लिखो। मेन वर्ब के साथ या मेन वर्ब से पहले हो रहे एक्शंस को रेफर करने के लिए जेरंड लिखा करो। तो इसको लिखो वर्किंग। अच्छा, फिर यहाँ पे हमने लिखा था मैन स्टॉप्ड वर्किंग एंड वर्क टिल 7 PM, कि वो 7 बजे तक काम करता रहा। तो इसका मतलब पहले से वो काम नहीं कुछ और कर रहा होगा। तो अगर वो पहले से कुछ और कर रहा था, काम करना बाद में शुरू किया, तो बाद में होने वाले एक्शंस को इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखा करो। तो जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि इन्फिनेटिव्स का यूज उन एक्शंस के लिए जो मेन वर्ब के बाद में हो, और जेरेंड का यूज उन एक्शंस के लिए जो मेन वर्ब के साथ या पहले हो। अब स्टॉप के साथ में दोनों सिचुएशन पॉसिबल होती हैं, तो हम इसके बाद इन्फिनेटिव भी यूज कर लेते हैं, जेरेंड भी यूज करते हैं, वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे। एक और एग्जांपल से ये बात समझना। द स्टूडेंट्स स्टॉप टू राइट एंड सबमिटेड देयर आंसर शीट्स। अब जैसे हमने ये लिखा, द स्टूडेंट्स स्टॉप टू राइट। अब अगर ये सेंटेंस केवल इतना हो, द स्टूडेंट्स स्टॉप टू राइट, तो हम इसे सही मान लेंगे। हम ये मान के चलेंगे वो पहले से खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अब वो स्टॉप हो गए क्योंकि उन्हें लिखना है। लेकिन अगर सेंटेंस पूरा पढ़ेंगे तो ये जो दूसरे हमने प्रेडिकेट लिखा है, इससे ये पता चलता है कि उन्होंने अपनी आंसर शीट्स को सबमिट कर दिया। तो इसका अगर सबमिट कर दिया आंसर शीट्स को, तो इसका मतलब वो पहले से ही लिख रहे होंगे। अगर पहले से ही लिख रहे थे बाद में स्टॉप हुए हैं, तब तो जिरन लिख दो। तो स्टॉप वर्ब के साथ में हम इन्फिनिटिव या जिरंड कुछ भी लिख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। कि अगर पहले से कोई एक्टिविटी प्रोसेस में है और हम उसे स्टॉप कर रहे हैं तो जिरंड लिखो। अगर हमें कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, उसके लिए हम स्टॉप हो रहे हैं, तो फिर इन्फिनिटिव लिखो। ही फॉरगॉट टू पोस्ट द लेटर। ही फॉरगॉट पोस्टिंग द लेटर।
हरि ओम प्रभु दीनदयाल। भूलते हम क्या है? जो काम कर चुके होते हैं वो, या जो करना होता है वो? हाँ, करना होता है। मुझे तो लग रहा है हम कई बार वो भी भूल जाते हैं जो हमने कर लिया होता है। ये दोनों ही सही है। जब हम पोस्टिंग लिखेंगे ना, तो हमें ये मान के चलना पड़ेगा ये काम पहले हो गया और ये बाद में हुआ, मतलब भूला वो बाद में, काम पहले कर लिया, तो इसका मतलब लेटर उसने एक्चुअली पोस्ट कर दिया लेकिन ये बात उसे अब याद नहीं है। अच्छा, अगर हम टू पोस्ट लिखेंगे तो इसका मतलब ये काम बाद में होने वाला होगा, पहले ही हो गया। अगर पहले ही हो गया तो इसका मतलब ये काम फिर बाद में हो ही नहीं पाया, मतलब वो लेटर पोस्ट करने ही भूल गया। और ये उसने पोस्ट कर लिया लेकिन ये बात बाद में भूल गया। अभी ये दोनों ही सही है, लेकिन इनको भी देखो, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर देते हैं। एंड, एंड क्या? एज, एंड was looking for it everywhere, and was looking for it everywhere in vain। इसमें हमने लिख दिया as it was still lying on the desk। पहले वाले सेंटेंस में क्या कॉन्टेक्स्ट है? पर्सन पोस्ट करने के बाद भूल गया पहले? अब पहले ही भूल गया तब तो खैर मैं कुछ कहूंगा भी नहीं। अब देखो, हमने लिखा was looking for it everywhere in vain, कि उसको हर जगह वो बेमतलब में ढूंढ रहा था। इन वेन का मतलब होता है यूजलेसली। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि वो उसको ढूंढना बेकार था, तो इसका मतलब लेटर पोस्ट हो चुका होगा। क्योंकि अगर लेटर ना पोस्ट हुआ होता तब तो फिर उसको ढूंढ ही लेगा, लेकिन अगर लेटर पोस्ट हो चुका है तो उसको ढूंढ तो पाएगा नहीं। तो अगर हम इन वैन लिख रहे हैं ना, तो इससे क्लियर हो गया कि जिस लेटर को ढूंढा जा रहा है वो लेटर मिलेगा नहीं। अगर नहीं मिलेगा तो उसकी वजह ये है कि वो पोस्ट हो गया होगा। अगर पोस्ट हो गया और बाद में भूल गया तब तो जीरन लिख दो। तो इसको लिखो ऐसे, पोस्टिंग। ही फॉरगॉट पोस्टिंग द लेटर, तो इसका मतलब हो गया एक्चुअली ही फॉरगॉट पोस्टेड द लेटर बट इट स्लिप्ड आउट ऑफ हिज माइंड। ठीक है, लेटर तो उसने पोस्ट कर दिया लेकिन ये बात दिमाग से निकल गई। अच्छा, अगर हम लिख देंगे ही फॉरगॉट पोस्टिंग द लेटर, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि वो लेटर उसने पहले पोस्ट कर दिया, बाद में भूल गया। लेकिन वहां पे तो लिखा भी डेस्क पे पड़ा हुआ है लेटर। तो अगर लेटर अभी डेस्क पे पड़ा हुआ है तो इसका मतलब पोस्ट तो इसने किया ही नहीं है, पहले ही भूल गया। अगर पहले भूल गया और ये काम नहीं हुआ तब तो इन्फिनेटिव लिख दो। तो इसको ऐसे लिख दो, ही फॉरगॉट टू पोस्ट द लेटर एज इट वाज स्टिल लाइंग ऑन द डेस्क। फिफ्थ देखो, वी रिग्रेट इन्फॉर्मिंग यू दैट वी कांट हेल्प यू दिस टाइम। वी रिग्रेट नॉट टू ज्वाइन दैट कंपनी लास्ट ईयर। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमने लिखा भी रिग्रेट नॉट टू ज्वाइन दैट कंपनी लास्ट ईयर, कि कोई कंपनी ज्वाइन करने का हमारे पास लास्ट ईयर मौका रहा लेकिन हमने उसे ज्वाइन नहीं किया, अब हम पछता रहे हैं। तो अब जिस सिचुएशन को हम रिग्रेट कर रहे हैं वो पास्ट की सिचुएशन है। अगर पास्ट की सिचुएशन है तो उसको मतलब ज्वाइनिंग लिखो। अगर हम किसी पास्ट के इवेंट को या पहले हो चुके इवेंट को रेफर कर रहे हैं तो उसके लिए यूज किया करो जेरंड। दूसरे में देखो क्या है, दूसरे हमने लिखा भी रिग्रेट इन्फॉर्मिंग यू। अब यहाँ पे हम किसी पर्सन को कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और उस इन्फॉर्मेशन जो हम दे रहे हैं ना उसको लेकर हम रिग्रेट फील कर रहे हैं, मतलब हम किसी पास्ट के इवेंट को लेकर रिग्रेट नहीं फील कर रहे। यहाँ पे रिग्रेट वर्ब जो है ना वो हमारी स्टेट ऑफ सॉरी मतलब शो कर रही है कि कोई इन्फॉर्मेशन हम किसी पर्सन को ऐसी दे रहे हैं जो कि सैड इन्फॉर्मेशन है, हैप्पी इन्फॉर्मेशन नहीं। तो अगर सैड इन्फॉर्मेशन है और ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए रिग्रेट का यूज कर रहे हो तो इन्फिनिटिव लिखो। तो रिग्रेट वर्ब का यूज हम तब भी करते हैं जब हम किसी को कोई सैड इन्फॉर्मेशन या सैड न्यूज देते हैं, तब इसके साथ लिखा करो इन्फिनिटिव। लेकिन अगर हम रिग्रेट का यूज करें किसी पास्ट के इवेंट के लिए जो पहले हो चुका है तो फिर लिखा करो जेरेंट। वी रिग्रेट ज्वाइनिंग नॉट ज्वाइनिंग दैट कंपनी लास्ट ईयर, तो ये पास्ट इवेंट हो गया जिसको प्रेजेंट में रिग्रेट किया जा रहा है, और ये कोई पास्ट इवेंट नहीं है।
सेवंथ देखो, द मैन ट्राइड jumping over the wall, but it was too high for him. But eh, क्या कर रहा है बे? But it was too high for him. 8 देखो, the man tried to take cup syrup, some cup syrup, but his cough, but couldn't get rid of his cough. अब देखो, द मैन ट्राइड जंपिंग ओवर द वॉल बट इट वॉज टू हाई फॉर हिम। ये मैन जंप कर पाया होगा वॉल के ऊपर से या नहीं? एक मिनट एक मिनट, ये टी डबल ओ वाला टू लिखना, जंप कर पाया होगा या नहीं है? पता नहीं बेचारे बद्दों को नहीं पता, तो तुम आंसर याद कर लो। नहीं कर पाया होगा, टू का मतलब नेगेटिव होता है। और क्या, तुम्हें आंसर ही याद करने, क्वेश्चन आंसर याद करो, सीख के तुम करोगे भी क्या? तो अगर हमने कोई काम करने की कोशिश की और हमसे काम नहीं हुआ तो ट्राई के साथ में इन्फिनिटिव लिखा करो। द मैन ट्राइड टू जंप ओवर द वॉल बट इट वॉज टू हाई फॉर हिम। नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट में हमने देखा, द मैन ट्राइड टू टेक सम कफ सिरप बट कुडंट गेट रिड ऑफ हिज कफ। अब कोई पर्सन है, उसने कफ सिरप वगैरह भी ले लिया, लेकिन उसकी जो कफ है, खांसी, वो ठीक नहीं हुई। अब ठीक हुई या नहीं ठीक हुई वो अलग बात है, लेकिन उसने काम तो ये कर ही लिया, तो जेरेंट। तो ट्राई वर्ब के साथ अगर हमें किसी ऐसे इवेंट को रेफर करना हो जो हमने कर लिया, तब तो लिखा करो जेरेंट। अगर हमें किसी ऐसे इवेंट को रेफर करना जो हमारा फेल्ड अटेम्प्ट हो, मतलब हमने ट्राई किया हो लेकिन वो हमसे हो ना पाया हो, तो उसके लिए लिखा करो इन्फिनिटिव। तो ट्राई के साथ में इन्फिनिटिव और जेरेंट दोनों यूज होते हैं, डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट अलग अलग होते हैं, वो अपने समझ लेना है यहाँ से। नाइन्थ क्वेश्चन देखो, ही केप्ट ऑन दूसरा लिखो, वी डिड नॉट मीन causing any disturbance here. We didn't mean causing any disturbance here. If one wishes to become an athlete, it means to be mentally and physically sound. अब देखो, फर्स्ट सेंटेंस में जो हमने मेन वर्ब लिखे ना, इसका मतलब होता है इंटेंड। मीन का मतलब होता है इंटेंड। मीन है, वांट है, इंटेंड है, विश है, लगभग इनके मीनिंग सेम ही होते हैं। अब जब भी हम कुछ करना चाहते हैं या जो हमारी इंटेंशंस होती हैं वो फ्यूचर इवेंट्स होते हैं, मतलब वो बाद में होने वाले इवेंट्स होते हैं। तो अगर ये मीन का मतलब इंटेंड है, तो इसका मतलब ये जो हम कॉजिंग एनी डिस्टर्बेंस लिख रहे हैं ना, ये इस पर्सन की इंटेंशन है जो बाद में पूरी होगी। अगर ये काम बाद में होगा मेन वर्ब के,
तो इन्फिनेटिव यूज कर लो। तो इसको ऐसे लिख दो, वी डिडंट मीन टू कॉज एनी डिस्टर्बेंस। तो जो भी हम यहाँ पे इंटेंड करते हैं वो काम बाद में ही होते हैं, बाद में होने वाले इवेंट्स को लिखा करो इन्फिनेटिव फॉर्म में। उसके बाद हम देख रहे हैं कि अगला हमने जो सेंटेंस लिखा ना वो कंडीशनल है। उस कंडीशनल में हमने दो इन्फिनेटिव यूज किए, एक इफ क्लॉज में एक मेन क्लॉज में। इफ क्लॉज में लिखा गया जो इन्फिनेटिव है वो इफेक्ट है, मेन क्लॉज में लिखा गया जो है वो कॉज है। बिकमिंग एथलीट जो है ना वो इफेक्ट है, बीइंग मेंटली एंड फिजिकली साउंड जो है वो कॉज है। अगर कोई मेंटली और फिजिकली साउंड होगा तो फिर वो एथलीट बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। अब हमें पता है कि जो कॉज होता है दैट ऑलवेज प्रिसीड्स इफेक्ट, वो हमेशा इफेक्ट से पहले आता है, पहले कॉज आता है बाद में उसका रिजल्ट आता है। तो अगर कॉज पहले का इवेंट होता है तो फिर उसको जेरेंट फॉर्म में लिखो, बीइंग। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, इफ वन विशेस टू बिकम एन एथलीट इट मींस बीइंग मेंटली एंड फिजिकली साउंड। तो अगर मीन वर्ब का मतलब इंटेंड हो, वांट हो, तब तो इसके साथ में लिखा करो इन्फिनेटिव। लेकिन कई बार हम मीन का यूज तब भी कर लेते हैं जब हमें किसी कॉज को उसके इफेक्ट से रिलेट करना हो। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो कॉज होता है वो हमेशा इफेक्ट से पहले होता है, पहले होने वाले एक्शंस को जेरेंट फॉर्म में लिखा करो। 11 देखो, दे kept on to play even after it got dark। they kept on to play after doing their work। देखो ये कीप ऑन जो फ्रेजल वर्ब होती है इसका मतलब होता है कंटिन्यू रखना किसी चीज को, ठीक है। इसके साथ में अगर हम किसी एक ही एक्शन को रेफर करें जो कंटिन्यू रहे तो इसके साथ लिखा करो जेरेंड। अगर किसी एक एक्शन के होने के बाद दूसरा एक्शन स्टार्ट हो जाए, मतलब एक एक्शन से दूसरे एक्शन पे स्विच हो जाए, ठीक है, तो लिखा करो इन्फिनेटिव। तो इसके बाद भी हम इन्फिनेटिव और जेरेंड दोनों यूज करते हैं। स्विचिंग ऑफ द एक्शन के लिए इन्फिनेटिव लिखा करो, कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शन के लिए जेरेंड लिखा करो। अब पहले वाली सिचुएशन जो है ना वो पहले भी खेल रहे होंगे अंधेरा होने से, बाद में भी खेलते रहे, तो इसका मतलब एक्शन चेंज नहीं हुआ, सेम एक्शन ही कंटिन्यू रहा, तो जेरेंड लिखो। दे केप्ट ऑन प्लेइंग। दूसरे सेंटेंस हम देख रहे हैं कि पहले उन्होंने अपना काम किया उसके बाद में खेलने गए, तो मतलब एक एक्शन से दूसरे एक्शन पे स्विच कर गए, तो ये इन्फिनेटिव देखो सही हो गया। तो ये कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं इनके साथ इन्फिनेटिव और जेरेंड दोनों ही सही होते हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट कि हम कौन से कॉन्टेक्स्ट में उनका यूज कर रहे हैं। 13 देखो, वी नीड डैश दिस रूम। दिस रूम नीड्स डैश नाउ। अब देखो यहाँ पे वर्ब हमें क्लीन यूज करनी है। हम देख रहे हैं मेन वर्ब हमारी पहले से ही लिखी हुई है, यहाँ पर नीड्स और यहाँ पर नीड। अब हमने पढ़ा कि जो भी हम मेन वर्ब का सब्जेक्ट लिखते हैं उस मेन वर्ब के बाद लिखी जाने वाली नॉन फाइनाइट वर्ब का भी सब्जेक्ट वही होता है। तो इसका लिए जो हम यहाँ पे वी यूज कर रहे हैं सब्जेक्ट मेन वर्ब के लिए, वही सब्जेक्ट बनेगा उस नॉन फाइनाइट वर्ब का जो हम यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरीके से जो यहाँ पे दिस रूम हम लिख रहे हैं यही सब्जेक्ट बनेगा इस नॉन फाइनाइट वर्ब का जो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब रूम जो है वो क्लीन वर्ब का डूअर नहीं होता, तो ये जो वर्ब हम यहाँ पे लिखेंगे वो पैसिव होगी। वी जो है वो डूअर है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो हम वर्ब लिखेंगे वो एक्टिव होगी। अब अगर हम नीड के साथ में एक्टिव मीनिंग कन्वे करना चाहें तो लिखा करो इन्फिनेटिव, टू क्लीन। पैसिव मीनिंग के लिए लिखा करो पैसिव इन्फिनेटिव, टू बी क्लीन्ड, दिस रूम नीड्स टू बी क्लीन्ड। हालांकि तब यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन और भी हो जाता है, अगर पैसिव मीनिंग कन्वे करना है ना तो चाहो तो जेरेंड भी लिख सकते हो, क्लीनिंग। तो या तो क्लीनिंग लिख दो या फिर टू बी क्लीन्ड लिखो। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना कि नीड है, डिजर्व है, वांट है, और रिक्वायर है।
अगर इन वर्ब्स के बाद में एक्टिव मीनिंग चाहिए हो तब तो इन्फिनेटिव लिखा करो, पैसिव मीनिंग चाहिए हो तो या तो पैसिव इन्फिनेटिव लिखा करो या फिर जेरंड लिखा करो। एक एग्जांपल से समझना। दिस वर्क रिक्वायर्स डैश बिफोर एंड। अब मान लो यहाँ पे हमें नॉन फाइनाइट वर्ब यूज करनी है प्लान, और हम देख रहे हैं जो रिक्वायर वर्ब हमने लिखे इसका सब्जेक्ट है वर्क। अगर वर्क को हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो जो नॉन फाइनाइट वर्ब लिखेंगे उसका भी सब्जेक्ट वर्क हो जाएगा, लेकिन वर्क तो प्लान कर नहीं सकता, तो अगर वर्क प्लान नहीं कर सकता तो यहाँ पे मीनिंग पैसिव आएगा। अब या तो लिखो टू बी प्लान्ड और नहीं तो लिखो प्लानिंग। तो या तो यहाँ पे लिखो टू बी प्लान्ड या लिखो प्लानिंग। तो अगर हमें रिक्वायर वांट डिजर्व नीड इन वर्ब्स के बाद में एक्टिव मीनिंग की नॉन फाइनाइट वर्ब्स चाहिए हो तो इन्फिनेटिव लिखा करो, पैसिव मीनिंग की नॉन फाइनाइट वर्ब्स चाहिए हो तो या तो पैसिव इन्फिनेटिव लिखा करो या फिर लिखा करो जेरेंड। 15 देखो। दे डोंट अलाउ डैश इन दिस पूल। दे डोंट अलाउ एनीवन डैश दिस पूल। अब ये दोनों ब्लैंक्स हमें फिल करने हैं और इनके लिए जो हमारे पास वर्ब ऑप्शन में है वो है स्विम। अब देखो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हमारे पास मतलब हमें मेन वर्ब पहले से हमारे पास है अलाउ, ये हमारी मेन वर्ब है। अब हमें नॉन फाइनाइट वर्ब यूज करनी है, यहाँ पे जो हम नॉन फाइनाइट वर्ब यूज करेंगे ना वो होगी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो हम नॉन फाइनाइट वर्ब यूज करेंगे वो ऑब्जेक्ट नहीं होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट हमने पहले से एनी वन लिख दिया। अब हमें एक सेकेंडरी ऑब्जेक्ट लिखना है जो इसको कॉम्प्लीमेंट करे एनी वन को। तो जब हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना हो अलाउ के साथ तब तो लिखा करो हमेशा जेरेंड स्विमिंग, अदरवाइज लिखा करो इन्फिनेटिव टू स्विम। अब देखो इसको ऐसे समझना है कि अलाउ है, फॉरबिड है, परमिट है और प्रोहिबिट है। ये जो हमारी वर्ब्स हैं इनका यूज हम करते हैं तब जब हमें अपनी परमिशन एक्सप्रेस करनी है, मतलब हम किसी को कुछ परमिट कर रहे हैं या नहीं। तो इनके साथ या तो इन्फिनेटिव लिखा करो या जेरेंड लिखा करो। जेरेंड तब लिखा करो जब हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना हो इन वर्ब्स का, लेकिन अगर इनका ऑब्जेक्ट पहले से कोई पर्सन हो तो फिर इन्फिनेटिव लिखा करो। जब ये बात समझ में जाए तो एक छोटा सा क्वेश्चन और देखना। टू स्मोक was not permitted in the library। अब जैसे हमने लिखा टू स्मोक was not permitted in the library। अब यहाँ पे हमने वर्ब लिखी पैसिव was not permitted। अच्छा, पैसिव वर्ब के साथ जो हम सब्जेक्ट लिखते हैं वो एक्टिव वॉइस में उसका ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन अभी हमने पढ़ा है कि अगर हम इस वर्ब को एक्टिव वॉइस में लिखेंगे परमिट को तो इसका ऑब्जेक्ट या तो जेरेंड होगा या कोई पर्सन होगा। ये इन्फिनिटिव तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं हो पाएगा। अगर इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट नहीं हो पाएगा एक्टिव में तो पैसिव में सब्जेक्ट भी नहीं हो पाएगा, इसको जेरेंड लिखो। तो अगर हम इन वर्ब्स को कभी पैसिव वॉइस में लिखें तो इनका सब्जेक्ट हमेशा जेरेंड लिखना है क्योंकि वही इनका एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है। तो जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट होता है वही पैसिव में सब्जेक्ट बनता है हमेशा। अगला देखो। इट इज नो यूज टू गेट इट रिपेयर्ड नाउ।
इट इज नो यूज टू गेट इट रिपेयर्ड नाउ। अब देखो मान लो कोई मशीन है, कुछ भी ऐसा है कि जो इतना खराब हो चुका है कि अब उसको अगर हम रिपेयर भी करवा लें तब भी उससे कोई फायदा मिलेगा नहीं। ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि इन्फिनेटिव का यूज हम करते हैं उन एक्शंस के लिए जो प्रोस्पेक्टिव होते हैं, बाद में होने वाले होते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो बाद में नहीं, ये पहले होने वाला है। क्योंकि ये काम होना चाहिए था पहले, लेकिन तब ये किया नहीं गया, अब इसके होने का कोई फायदा नहीं होगा। तो अगर हमें बैक को रेफर करना है ना कि फॉरवर्ड फ्यूचर को, तो फिर जेरंड लिखा करो, गेटिंग। अब जैसे हमने इट इज नो टाइम लिखा ना, इट इज नो यूज, इसी तरीके से अगर हम लिख दें इट इज नो अवेल, या हम लिख दें इट इज नो गुड, तो ये जो हम फ्रेजेस यूज करते हैं इनके बाद में हमेशा जेरंड लिखा करो, क्योंकि इनके बाद लिखा गया एक्शन जो होता है वो प्रोस्पेक्टिव इवेंट नहीं होता जो फ्यूचर में होगा, वो एक ऐसा इवेंट होता है जिसका होने का सही टाइम निकल गया होता है। इट इज नो अवेल गेटिंग इट रिपेयर्ड नाउ, इट इज नो गुड गेटिंग इट रिपेयर्ड नाउ, मीनिंग सेम होते हैं तीनों के। इंग्लिश में प्रोवर्ब भी होती है काफी फेमस इसी स्ट्रक्चर पे, इट इज नो यूज टू क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क, टू क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क। अब जैसे हमने ये लिखा, ये प्रोवर्ब है, इसका मतलब होता है कि कोई नुकसान वगैरह हो जाने के बाद उसके ज्यादा रोने धोने से कोई फायदा होता नहीं है, मतलब नुकसान भरपाई नहीं हो पाता। ठीक है। तो ये जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना टू क्राई, ये भी वही कहानी है, इसको लिखो क्राइंग। तो ये प्रोवर्ब ऐसे होती है, इट इज नो यूज क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क। अगला देखो, वी कांट हेल्प बट टू सिंग दिस सॉन्ग। देखो मान लो कोई ऐसा गाना है बड़ा मतलब अच्छा है और हम उसको बार बार गुनगुनाने लग जाते हैं, मतलब हम उसको रोक नहीं पाते। ठीक है। तो ये जो हमने कांट हेल्प बट लिखा है ना, इसका लिटरल मीनिंग यहाँ पे मत लेना, इसका मतलब रोकना या मदद करना मतलब नहीं है। इसका मतलब है बी अनेबल टू रेजिस्ट, बी अनेबल टू रेजिस्ट समथिंग, किसी काम को करने से खुद को रोक पाना, इसका मतलब ये होता है। ठीक है। कांट हेल्प बट का मतलब होता है कि बी अनेबल टू डू समथिंग, किसी काम को करने से खुद को रोक पाना, नहीं रोक पाना मतलब। ठीक है। अभी ध्यान से देखो तो ये हमारा मीनिंग मॉडल वाला हो गया है, इनेबिलिटी एक्सप्रेस करना मॉडल फ्रेजेस का काम होता है। तो ये जो फ्रेज हमने लिखे ना, मॉडल फ्रेज है, जैसे बाकी मॉडल के साथ बेस फॉर्म लिखते हो वैसे इसके साथ भी लिखा करो। तो इसको ऐसे लिखो, वी कांट हेल्प बट सिंग दिस सॉन्ग। तो ये जो कांट हेल्प बट हम लिखते हैं ना, ये मॉडल फ्रेज होती है जो हमारी इनेबिलिटी एक्सप्रेस करती है, और इसके साथ में बेस फॉर्म के वर्ब यूज क्या करो। हालांकि एक दूसरी सिचुएशन भी होती है कि अगर हम चाहें तो इसी को थोड़ा सा चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कांट हेल्प टू सिंग दिस सॉन्ग, वी कांट हेल्प टू सिंग दिस सॉन्ग। अब देखो, हालांकि वो फ्रेज तो हमने खत्म कर दी, बट जो लिखा था वो हमने रिमूव कर दिया। ठीक है। लेकिन ये जो कांट हेल्प है ना, अभी भी हेल्प का मतलब मदद करना नहीं है, मतलब लिटरल मीनिंग इसका यहाँ पर भी मदद करना नहीं है, यहाँ पे हेल्प का मतलब था रजिस्ट करना। तो अगर उस सेंटेंस का मीनिंग समझना चाहते हो ना, तो हेल्प की जगह रजिस्ट वर्ब का यूज करना। वी कांट हेल्प का मतलब है वी कांट रजिस्ट। अब देखो, हम रजिस्ट करते हैं उन सिचुएशंस को जो उस समय जब उनको रजिस्ट किया जाना है एग्जिस्ट कर रही हो, मतलब मेन वर्ब के साथ का एक्शन, मेन वर्ब के साथ का एक्शन, तो जेरेंड लिख दो। अब इन दोनों का मीनिंग सेम होता है, चाहे हम ऐसे लिखें वी कांट हेल्प बट सिंग दिस सॉन्ग, चाहे हम ऐसे लिखें वी कांट हेल्प सिंगिंग दिस सॉन्ग। तो इट इज नो यूज, इट इज नो अवेल, इट इज ऑफ नो गुड, इनके साथ में जिरंड लिखा करो, क्योंकि इनके थ्रू हम पास्ट के एक्शंस को रेफर करते हैं जो होने चाहिए थे लेकिन नहीं हो पाए किसी भी वजह से। कांट हेल्प बट हमारी मॉडल फ्रेज होती है, इनेबिलिटी एक्सप्रेस करती है, इसके साथ में बेस फॉर्म की वर्ब यूज किया करो जैसे बाकी मॉडल के साथ करते हो। अगर केवल कांट हेल्प लिखा हो तो हेल्प का मतलब यहाँ पे रजिस्ट करना होता है, रजिस्ट हम उन्हीं इवेंट्स को कर पाते हैं जो कि उस समय जब उनको रजिस्ट किया जाना है एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब मेन वर्ब के साथ का एक्शन, तो उसको जिरेंट फॉर्म में लिखा करो। और मीनिंग इन दोनों का सेम होता है। ठीक है। तो ये इन्फिनेटिव और जेरेंट के यूजर्स थे, डिस्कस हो गए। अब लिखो पार्टिसिपल।